नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरा कार्य अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करें, उससे मेरा भी उत्साहवर्धन होता है। और शेयर ज़रूर करें। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में है उसके माध्यम से कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न क्या है, प्रश्न को अच्छी तरीके से समझिए। क्या चीज़ पूछी जा रही है, कितनी मात्रा में पूछी जा रही है, इन सब चीज़ों का आप लोगों को खास ख्याल रखना है। ठीक है। कई वर्षों से उच्च तीव्रता के वर्षा के कारण शहरों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ रही है। शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के कारणों पर चर्चा करते हुए इसके उपाय भी सुझाइए। तो यह प्रश्न है। सबसे पहले तो आपको शहरी क्षेत्रों में जो बाढ़ आती है, जो बाढ़ की बारंबारता जो कई बार आने लगी है, तो इसका रीज़न आप लोगों को बताना है। ठीक है। और बाद में आप लोगों को बताना है कि शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के कारणों पर चर्चा करनी है। फिर तीसरे पार्ट में आप लोगों को बताना है कि जो भी जोखिम है या जो भी बाढ़ है, बाढ़ के जोखिम जो भी होते हैं, तो इनसे बचने के उपाय कौन कौन से हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि शहरी क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या समस्या क्या है। कि सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हमारे यहाँ दीर्घ रूप से दीर्घकाल में वर्षा काफ़ी दिनों तक होती रहती, कई बार होती है, तीव्र वर्षा होती है जलवायु परिवर्तन और मौसमी परिवर्तन के कारण। ठीक है। जिससे क्या होता है कि जो शहरी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जलभराव की समस्या बहुत ही ज़्यादा विकराल रूप ले लेती है। ठीक है। और क्या है, शहरी क्षेत्रों में जल निकासी की व्यवस्था की जो होती है उसकी उच्च क्षमता होती है। ठीक है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर जो चीज़ें बनाई गई होती हैं, जिनका निर्माण किया गया होता है, उनकी व्यवस्था अच्छी नहीं होती है। ठीक है। जल निकासी की व्यवस्था अच्छी होती है, लेकिन उसमें भी अपशिष्ट प्रबंधन अच्छा नहीं होता। जो लोग होते हैं तो कुछ भी खाने पीने के बाद जो वेस्ट होता है उसको नालियों में ही डाल देते हैं, तो ये भी सबसे बड़ी दिक्कत है। ठीक है। और निचले क्षेत्रों में जैसे जहाँ पे एक स्लोप होता है, ढाल होता है, कि जैसे मान लिया ये एक सिटी का एक क्षेत्र है और एक ये सिटी का क्षेत्र है। मान लीजिए कानपुर सिटी है। ठीक है। तो कानपुर सिटी में ये एक क्षेत्र उथला है। ठीक है, मतलब ऊपर है, हाईलैंड है थोड़ा सा, और ये आपका निचला क्षेत्र है। तो अब यहाँ पे जो कुछ भी बना हो, पानी बह के तो यहीं आएगा ना। तो क्या है, शहरी निचले क्षेत्रों में जो भी आपकी अनियोजित शहर व्यवस्था होती है, ठीक है, जो शहरों को और जो घरों को बनाया गया होता है वो अनियोजित रूप से बनाया जाता है। ठीक है। और जो नालियों में जो ठोस अपशिष्ट जाता है उसकी वजह से निचले क्षेत्रों में, ऊपरी क्षेत्रों में भी जो जल भराव की एक समस्या है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा विकराल रूप ले रही है। कि जैसे कुछ तटीय क्षेत्रों में भी, जैसे इंडिया है, तो इंडिया में जैसे आपका केरल हो गया, और ये आपका तमिलनाडु का चेन्नई हो गया, और इधर गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, तो ये इन राज्यों में, गुजरात में हो गया, तो ये जितने भी तटीय राज्य हैं तो इनमें भी एक बहुत बड़ी समस्या है जल भराव की। ठीक है। तो ये दिक्कतें हैं हमारे यहाँ शहरी क्षेत्रों की। ठीक है। और क्या है कि जैसे चेन्नई हो गया, गुरुग्राम हो गया, बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद हो गया, श्रीनगर हो गया, तो इन सब जैसे जो निचले क्षेत्र हैं वहाँ पे अनियोजित व्यवस्था अपनाई गई है, जिसकी वजह से वहाँ पे जल भराव की समस्या बहुत ही ज़्यादा आती है। और इसमें रीज़न बहुत सारे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ होती है कि शहरी क्षेत्रों में जनघनत्व भी होता है अच्छा खासा। ठीक है। जैसे दिल्ली में इस समय जनघनत्व बहुत ज़्यादा है, लोगों की बारंबारता, जो आने वाले प्रवासन है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, वहाँ लोग आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है। तो अब क्या दिक्कत है, जो शहरी क्षेत्र हैं जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली में जब लोगों की ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर एक आर्थिक क्षति भी ज़्यादा होती है बारिश से, कि बहुत से लोग बाढ़ में मर जाते हैं, बहुत से लोगों के मकान बह जाते हैं, या उनके घरों में बहुत सारा नुकसान, आर्थिक क्षति होती है। तो ये सारी दिक्कतें हैं शहरी क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या के कारणों। बाढ़ की समस्याएं कौन कौन से शहरों में आती हैं, ठीक है, इन चीज़ों को हम लोगों ने पहले देखा। जो मौसमी परिवर्तन है हमारे यहाँ, जो ठंडियों में भी बारिश होने लगती है, ठीक है, बरसात में तो बारिश होती है, ठंडियों में भी बारिश होती है। तो ये जो वर्षा का प्रतिरूप है, जो वितरण है, वो असमान है बहुत ज़्यादा। कभी बहुत ज़्यादा वर्षा होगी, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है। तो ये शहरी क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या का कारण बनते हैं आके।
ठीक है। और क्या है कि अब मुख्य रूप से जब हम लोग देखेंगे कि शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के कारण क्या होते हैं। जलवायु परिवर्तन तो होता ही है, सबसे पहला पार्ट ये है कि यहाँ पर तीव्र वर्षा होती है जिससे यहाँ पर जल भराव होता है। ठीक है। दूसरा क्या है कि दूसरे पॉइंट में हम लोग ये देख सकते हैं कि शहरों में जैसे बढ़ते सीमेंट और कंक्रीट उपयोग जो किया जाता है मकानों में, तो जैसे आसपास के क्षेत्र में आपने रोड भी देखी होंगी, सीमेंट और कंक्रीट की बनी होती हैं। और आसपास के क्षेत्रों में जो शहरीकरण हुआ होता है उसके कारण पानी को भरने की, जैसे एक ज़मीन पे जो चीज़ें भरती हैं, ठीक है, तो ज़मीन पे अब पूरी की पूरी अगर प्लास्टर ही कर दिया गया है, हर जगह बिल्कुल विकास हो चुका है, तो पानी कहाँ रहेगा? पानी तो ऊपर ही भरेगा ना, ज़मीन में सोखने की क्षमता नहीं रहेगी। वहाँ की जो एक भूमिगत जल क्षमता होती है वो भी एक कमी आने लगेगी, भूमिगत जल का जो एक सीमा होता है वो भी नीचे जाने लगेगी। तो ये क्या है, जो हमारे यहाँ शहरों में सबसे ज़्यादा सीमेंट और कंक्रीट का उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो ये पानी को भी नहीं सोखता। अब पानी क्या है, जो शहर है, शहर में भरता हुआ दिखाई देता है, जो बाढ़ की समस्या से बहुत सारी आर्थिक क्षति होती है, लोगों की क्षति होती है, और आर्थिक जो वस्तुएं होती हैं उनकी भी होती है। जो भी वस्तु हैं तो उनमें भी खराबी, जैसे अब किसी के घर में अगर पानी घुस गया, ठीक है, बाढ़ की समस्या आ गई, पूरा मकान डूब गया, तो उसके घर में जितनी भी चीज़ें होंगी वो बेकार हो जाती हैं। ठीक है। और क्या है कि जो तटीय शहर हैं, तटीय शहरों में ज्वार के कारण बाढ़ की समस्या बनी हुई है। जैसे मान लीजिए ये आपका भारत है नीचे वाला, ठीक है। अब ये जितने भी तटीय शहर पाए जाते हैं, ठीक है, चेन्नई हुआ, आपका बेंगलुरु हुआ, तो ये यहाँ ज्वार भाटे आते हैं। ठीक है। ज्वार वह स्थिति होती है जब समंदर का पानी ऊपर की ओर उठता है, ठीक है। तो वह क्या है, जैसे बाढ़ का पानी आ रहा है तो वो ऊपर, जैसे इधर से एक फ्लो आया बाढ़ वाला पानी, अब इधर से ज्वार की समस्या कंटिन्यू बैक टू बैक, ये चीज़ें पानी इधर की ओर धकेलता है। तो जब पानी इधर की ओर धकेलता है तो यहाँ का ये जो बीच वाला पार्ट है, यहाँ शहरों में पानी काफ़ी मात्रा में भरा रहता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या पैदा होती है कि शहरों में जो जल भराव की समस्या है वो और विकराल रूप ले जाती है। और जो हमारे यहाँ जो नाली निकास व्यवस्था है, जो जल निकासी की व्यवस्था है, तो इसका भी बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को व्यवस्थित नहीं किया गया है। और जो चीज़ें की भी गई हैं उसमें अपशिष्ट की व्यवस्था अच्छी नहीं है। लोग कूड़ा और सारी चीज़ें डाल देते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रभाव डालता है जाके। और क्या है कि अगला पॉइंट है कि कछारी भूमि में भवन निर्माण करने जाने लगे, कि जैसे मान लिया एक सिटी है, ठीक है, सिटी के बाहर ये आपका कछारी क्षेत्र है, कछारी क्षेत्र के बाद ये किसी नदी या जो भी जल भराव क्षेत्र होगा तो ये क्षेत्र होता है। अब इसमें अगर भवन निर्माण होने लगे, ठीक है, अब यहाँ पे अगर भवन निर्माण होने लगे तो यहाँ का पानी यहाँ जाने में बहुत सारी दिक्कतें, प्रॉब्लम होने लगती है, और यहाँ पानी नदी में नहीं जा पाता। अब ये भरता है जाके ये शहरों में ही, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही है, ठीक है। और क्या है कि शहरों में और पानी भरने का रीज़न भी, और एक अगला रीज़न क्या है कि बांधों से अचानक जब पानी छोड़ा जाता है तो पानी जो सोखने की क्षमता ज़मीन में रहती है, क्योंकि ज़मीन जो बनाई गई है शहरों में, विकास इतना ज़्यादा हो चुका है कि सारी चीज़ें जो कंक्रीट और सीमेंट से बनाई जाती हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। पानी जो भूमिगत जल है उसमें भी बढ़ोतरी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो अचानक जब पानी छोड़ा जाता है तो जो शहर है, जैसे मान लिया यहाँ पर बांध बनाया गया, अब यहाँ से पानी छोड़ा गया तो अचानक इस शहर में जो पानी की मात्रा होगी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और हमारे यहाँ और क्या चीज़ है कि जैसे जो ठोस अपशिष्ट हैं, ठोस अपशिष्ट भी इनका प्रबंधन अच्छी तरीके से नहीं किया जाता। जैसे जो कूड़ा कचरा है या ई कचरा है या किसी तरीके से जो वेस्ट होता है उसका मैनेजमेंट सही प्रकार से नहीं हो पाता है। और क्या रीज़न है कि जो हमारे सिर्फ शहरी क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र एक हीट आइलैंड की तरीके से कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं गर्मियों के दिनों में। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वहाँ पर प्रिसिपिटेशन भी ज़्यादा हो जाता है, मतलब वहाँ पे भारी वर्षा होने के रीज़न भी ये होते हैं, तो वहाँ पर भी बाढ़ की स्थिति आ जाती है। और क्या है कि निचले इलाकों में, जो भी शहरों के निचले इलाके हैं, वहाँ अनियोजित तरीके से झुग्गी झोपड़ियाँ और जो बाकी बड़े बड़े मकान जो बनाए जाते हैं, ये सारी दिक्कतें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आने लगती हैं,
ठीक है। अब क्या करना है, तीसरे पार्ट में आप लोगों को बताना है कि जोखिम, यह जो बाढ़ की समस्या है, इस जोखिम को कम करने के उपाय या किस तरीके से हम इसकी क्रियाविधि को कम कर सकते हैं। हमारे यहाँ बाढ़ आ गई तो हम उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, हम उसको मैनेज कैसे करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट यही है कम करने के उपाय में कि हमें डॉपलर राडार का उपयोग करना होगा और मौसम की सटीक जानकारी हमें प्राप्त करनी होगी कि किस समय वर्षा आ रही है, जिससे हम आगे से आगे जो भी प्रशासन व्यवस्था है या आपदा प्रबंधन से संबंधित जितनी चीज़ें हैं उनको हम सही समय पर उसको उपयोग कर सकें। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जैसे शहरी क्षेत्रों में वर्षा का जल संग्रहित होता है, तो हम वर्षा के जल को संग्रहित, अब बाढ़ आ चुकी है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, तो अब उस क्षेत्र को हम मैनेज कैसे करें। आपदा प्रबंधन वाले लोगों को बिल्कुल त्वरित कार्रवाई के लिए तैयार रखना, प्रशासन के लोगों को तैयार रखना, सेना के लोगों को तैयार रखना, तो इस सारी चीज़ों में सभी का सहयोग होता है। और बाढ़ की अगर समस्या आई है तो उस समय सभी को अच्छी तरीके से सहयोग देना होता है। ठीक है। अभी जैसे जो केरल में बाढ़ आई थी तो वहाँ का भी जो भी दिक्कतें हुई थी उसमें सभी राज्यों ने सहयोग किया था। ठीक है। और क्या है कि निचले क्षेत्रों में जैसे बाढ़ अगर आने वाली है या मौसम से पता लग गया, मौसम विभाग ने बता दिया कि हाँ ये दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पे, या पानी बहुत या वर्षा की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, तो ऐसा क्या होगा कि जो निचले क्षेत्र हैं, निचले क्षेत्रों में ही भी हमें पता है कि पानी भरेगा जाके, तो हमें वहाँ पर जैसे जो विद्युत स्टेशन है, ठीक है, और जो गैस के कनेक्शन हैं और जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी और उनसे संबंधित पावर स्टेशंस हैं उनको ऊपरी क्षेत्र में लगाने जाना चाहिए, निचले क्षेत्रों में नहीं, ऊपरी क्षेत्रों में। ठीक है। और क्या है कि लोगों के अंदर जन जागरूकता भी फैलाई जानी चाहिए, कि जन जागरूकता इसलिए भी क्योंकि बाढ़ से निपटने के लिए जब तक लोगों को नहीं पता होगा कि बाढ़ अगर आ गई तो हमें क्या करना है, किस तरीके से हमें मैनेज करना है, किस तरीके से कार्रवाइयाँ हमें करनी है। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जन जागरूकता, जो प्रशासन की सहभागिता है उसको सुनिश्चित करना पड़ेगा और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि किस तरीके से आप बाढ़ की समस्या से निपटें, कौन कौन सी कार्रवाइयाँ करनी होंगी। और प्रशासन की भी इसमें भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि जोखिम को अगर कम करना है तो उसके लिए प्रशासन की त्वरित कार्रवाई की एक टीम बनी होनी चाहिए, जिसमें मान लिया जैसे एक सिटी है, सिटी में छोटी छोटी टीमें हर एक क्षेत्र के लिए, एक छोटे से लोकल एरिया के लिए बनी होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी अगर बाढ़ की समस्या आती है तो उस समय वो लोग बिल्कुल त्वरित कार्रवाई, मतलब तुरंत फास्ट सर्विस के लिए बिल्कुल तैयार रहें। ठीक है। तो दोस्तों इतने पॉइंट्स मैंने दिए हैं, कुछ पॉइंट्स अगर आपने भी पढ़े हों कहीं से भी तो उनको भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद इस प्रश्न को आपको जो लोगों को लिखना है तो पैराग्राफ में लिखना है और हेडिंग नहीं डालनी है, पॉइंट्स नहीं डालने हैं, इतना ध्यान रखिएगा। और अच्छे से इस प्रश्न को लिखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन पार्ट। ठीक है। तो इसमें लिखने के बाद एक एक कोटेशन का या किसी अच्छे विचारक की लाइन का आप लोग यहाँ उपयोग कर सकते हैं और अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। कॉमास का, जैसे जो कॉमा लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, तो इनका भी ग्रामेटिकल मिस्टेक आप लोगों से नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा। और लिखने के बाद ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, तो इस पर आप लोग सेंड करिए। और मैं पीसीएस एकेडमी का टेलीग्राम पर चैनल है, तो उस पर मैं आप सभी लोगों को दूसरों के उत्तर भी देता हूं जो भी मेरे पास आते हैं, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों व्हाट्सअप ग्रुप चल रहा है और व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन करने के लिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, या जो लोग मतलब व्हाट्सअप ग्रुप के बारे में जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। और दोस्तों जिन लोगों ने भी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन किया है आप उनके दिल से पूछिए, या जो लोग भी आंसर राइटिंग डेली कर रहे हैं आप उनसे पूछिए, ठीक है, कि उनके मन से पूछे जाके कि कितना अच्छा फील कर रहे होंगे। क्योंकि आंसर राइटिंग जिस समय आप स्टार्ट कर दिए होंगे और 1 महीने हो गए हैं लमसम व्हाट्सएप ग्रुप को बने जीएस वाले, तो अंततः आपको लिखना ही है। ठीक है। और नहीं लिखेंगे तो आपके अंदर घबराहट और बढ़ती रहेगी। तो ऐसा ना हो, आप लोग आज से ही और अभी से ही, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग आज से ही 1-2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन डेली लिखना प्रारंभ कर दीजिए। पढ़ना अब बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से 12 से 14 घंटे की पढ़ाई अब स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसी से आपकी रैंक बननी है। ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा।
और व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करें या ना ज्वाइन करें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी जानकारी के लिए आप लोग, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जीएस फोर्थ पेपर का यह प्रश्न है और प्रश्न संख्या 98 है और 200 शब्दों में आप लोगों को लिखना है। ध्यान रखिएगा, जितनी चीज़ें पूछी गई हैं आपको उसी को बताना है, जो चीज़ पूछी गई है उसको आपको बताना है, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। पैराग्राफ में लिखना है, इतना ध्यान रखिएगा। कीवर्ड को आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं और जो भी अगर किसी विचारक की लाइन है या किसी मूवी की लाइन है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेलेवेंट है तो आप लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन पार्ट, इन तीनों में अगर एक एक कोटेशन डाल देते हैं तो आपका उत्तर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है। चलिए आज के प्रश्न को समझते हैं। दूसरा प्रश्न है ये, आज के शिक्षित भारतीयों में विद्यमान अवांछनीय मूल्यों की विवेचना कीजिए तथा इन मूल्यों को दूर करने के उपाय भी बताइए। 2 पार्ट में ही आपको क्वेश्चन बताना है और अच्छे से समझना है कि किस तरीके से आप लोगों को उत्तर देना है। अब सबसे बड़ी बात ये है, देखिए सभी शिक्षित लोग हैं। आज के वर्तमान समाज में अशिक्षित हो या शिक्षित हो, सभी के मन में यह अवांछनीय मूल आते हैं, ठीक है। क्या है वो मूल्य, कौन कौन से हैं? जैसे जातिवाद। जातिवाद की परिभाषा प्राचीन काल से चली आ रही है कि जातिवाद किस तरीके से समाज पर हावी रहा है, राजनीति में हावी रहा है, आर्थिक रूप में भी हावी रहा है। तो हर तरीके से हमारे देश में प्राचीन काल से ही जातिवाद हावी रहा है और आज भी लोगों की मनः स्थिति, जो भी उनकी वास्तविक सोचने की या मानसिक स्थिति होती है, वो जातिवाद कहीं ना कहीं, अगर आप वोट देने जाते हैं तो उस समय भी जातिवाद आप देखते हैं। सबसे पहले ये नहीं देखते कि जो एमपी एमएलए है वो अच्छा कार्य कर रहा है, कैसा कार्य कर रहा है, लेकिन आप क्या करते हैं उस समय जातिवाद आ ही जाता है, ठीक है, सभी के मन। तो ऐसी ये अवांछनीय मूल्य हैं, ठीक है, अनडिज़ायरेबल वैल्यूज़ हैं जो नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और क्या है कि लैंगिक भेदभाव बहुत ज़्यादा होता है हमारे यहाँ, स्त्री पुरुष के बीच में हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। स्त्रियों को अभी भी विषय वस्तु, जो उपभोग की वस्तु है, उसी की नज़रों से देखा जाता है। तो यह बहुत ही एक अच्छे समाज के निर्माण में ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत पैदा करता है। और जो शिक्षित व्यक्ति ऐसा करने लगते हैं तो फिर शिक्षा का कोई मूल्य नहीं रह जाता। जब आप शिक्षित होने के बाद भी अगर अनैतिक कार्य कर रहे हैं, अनैतिक मूल्यों को ग्रहण कर रहे हैं, तो ये चीज़ें तो बहुत गलत हो जाती हैं ना। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। अगर वर्तमान में आप अपने समाज को देखना चाहते हैं तो इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। आप देखते हुए लोग क्या करते हैं उनको देखते हुए आप लोग लिख सकते हैं। लिखने में ऐसा कुछ नहीं कि आपको किसी दूसरे की चीज़ों के बारे में लिखना है, कहीं और की चीज़ों के बारे में लिखना है। यह प्रश्न आप खुद के मूल्यांकन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और क्या है कि जैसे हमारे यहाँ जातिवाद बहुत आधारों पे किया जाता है, स्कूलों में किया जाता है, बच्चों के साथ में किया जाता है, पेरेंट्स के बीच में किया जाता है, सामाजिक संस्थाओं में किया जाता है, राजनीतिक संस्थाओं में किया जाता है। राजनीतिक जो संस्थान बने हैं वो जातिवाद के आधार पर बने हैं। कोई पार्टी बनती है तो वो भी जातिवाद के आधार पर वो बनाई जाती है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कतें हैं समाज में। और दूसरा क्या है, लैंगिक भेदभाव है। तीसरा क्या है, तीसरा है धार्मिक द्वेष। जैसे कोई जैसे कोई धार्मिक द्वेष का मतलब ये है कि एक धर्म का मानने वाला, जैसे हिंदू है तो हिंदू मुस्लिम के साथ में बिल्कुल कट्टरता का बिल्कुल व्यवहार करता है, ना चाहते हुए भी। आप हिंदू हैं तो हिंदू होने के बाद अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति मिलता है तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो मुस्लिम है। सबसे पहले तो आपको सोचना चाहिए कि वो एक इंसान है, आप भी इंसान हो और वो भी इंसान है। सबसे बड़ी बात यही है कि जो धर्म, जाति, मूल, वंश, ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ये सब समाज की देन है, ठीक है। तो आपस में हमें इन सब चीज़ों के बीच पीछे नहीं लड़ना चाहिए। धार्मिक द्वेष जो हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा संस्थाओं के द्वारा, कि ये आपकी भीम सेना है और ये आपकी आरएसएस सेना है और ये आपकी कांग्रेस सेना है, तो ये जो सामाजिक विभाजन हो चुका है और ये शिक्षित लोग कर रहे हैं, शिक्षित और अशिक्षित दोनों लोग करते हैं। तो कहने का मतलब है फिर आप अच्छे समाज के निर्माण को कैसे बोल सकते हैं कि अच्छा निर्माण होगा।
और क्या है कि भाषाई संकीर्णता है, कि जैसे उत्तर भारतीय लोग बोलते हैं कि हम उत्तर भारत के हैं, ठीक है, दक्षिण भारतीय लोग बोलते हैं वो कुछ और अन्य भाषा बोलते हैं, तो एक मराठी लोग मराठी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हिंदी बोलते हैं, नॉर्थ इंडियन जितने हैं हिंदी और इंग्लिश और बाकी क्षेत्रीय भाषाओं को बोलते हैं। तो ये क्या है, ये भाषाई संकीर्णता है। मुस्लिम लोग उर्दू बोलते हैं, तो एक दूसरे के प्रति बिल्कुल विद्वेष की भावना हमेशा चलती रहती है कि हमारी भाषा बहुत अच्छी है, ये उनकी भाषा खराब है। तो ये क्या है, एक मानसिक संकीर्णता है भाषाई आधार पर, ठीक है। और क्या है कि पूर्वाग्रह से, जैसे एक मनुष्य के अंदर एक पूर्वाग्रह होता है, ठीक है, कि अपने आप जो पुराने विचार हैं उनके आधार पर हम एक अपना एक थिंकिंग बना लिए, एप्टीट्यूड बना लिए, जो अब एक अभिवृत्ति बना लिए कि हाँ भैया ये चीज़ इस व्यक्ति जो है इस तरीके से कार्य करता है, ठीक है। तो उत्तर और दक्षिण भारतीयों के मन में भी ये आता है एक पूर्वाग्रह के आधार पर कि ये है गोरे हैं और हम थोड़ा सा सांवले हैं, या ये इस क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। क्षेत्रीयता को भी ये लोग बहुत ज़्यादा आधार देते हैं, तो ये भी सबसे बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक है। और क्या है कि स्त्री को हमारे यहाँ जो शिक्षित भारतीय हैं उनके मन में अभी भी आज की डेट में बन रहा है कि मन में आता है कि अगर यह व्यक्ति है तो व्यक्ति स्त्री को किस नज़र से देखता है, जब वो बराबरी पे लाना ही नहीं चाहता है, ठीक है, ये समझता है कि एक उपभोग की वस्तु है, ठीक है। तो ऐसा ये जो गुण हैं, वैल्यूज़ हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और गोरे काले का भी भेद हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा किया जाता है। जो गोरा व्यक्ति होगा हल्के से सांवले व्यक्ति को यही बोलेगा कि ये देखिए बड़ा हीन भावना से देखा जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ क्षेत्रवाद के भी एक बहुत ज़्यादा गुण होता है कि जैसे जो उत्तर भारत में रहते हैं तो वो हम कहते हैं हम उत्तर भारत में रहते हैं, यूपी में रहने वाला यूपी में बोलेगा, महाराष्ट्र में रहने वाला महाराष्ट्री बोलेगा, ठीक है। तो वो क्या है, हम इस क्षेत्र में रहते हैं पर्टिकुलर, हम अपनी क्षेत्रीय चीज़ों को देखना चाहते हैं, हम देश की चीज़ों को नहीं देखना चाहते हैं। तो ये भी बड़ी सबसे बड़ी निगेटिव चीज़ है। और क्या है कि हमारे यहाँ पुरुष मानसिकता बहुत ही ज़्यादा आज की डेट में लोगों के अंदर समाई हुई है। आज की डेट में भी जो कन्या भ्रूण हत्या है, तो यह लिंग परीक्षण जो कराया जाता है, तो ये मानसिकता क्यों हो ऐसी है, ऐसी इसलिए है क्योंकि लोगों के अंदर अभी भी वही रूढ़िवादी विचारधारा के अनुसार एक पितृसत्तात्मक जो समाज था उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, अपना रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। और क्या है कि जो पुरुष मानसिकता है आज की डेट में भी समाज में बहुत ही ज़्यादा दिखाई देती है। और मानसिकता जो है व्यक्ति की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। शिक्षित भारतीय जो होते हैं, ठीक है, शिक्षित भारतीय मानसिकता को इतना गंदा कर लेते हैं हर तरीके से, वो चाहे अब ऐसे एग्जाम्पल्स आपको बहुत सारे देखने को मिल जाते होंगे कि जैसे राह चलते हुए भी आप लोगों को, और आप लोगों ने एग्ज़ाम्पल भी देखे होंगे कि किस तरीके से लड़कियों को देखकर या किसी महिला को देखकर एक पुरुष के मन में क्या क्या ख्याल, मतलब एक गंदी मानसिकता। अगर ये मानसिकता एक पढ़े लिखे व्यक्ति में, एक जो शिक्षित समाज है उसमें जो युवा लोग करते हैं, ठीक है, छेड़खानी या किसी पर कमेंट्स मारना, तो ये सारी चीज़ें क्या है, मानसिकता को दर्शाती हैं कि कितनी बुरी मानसिकता में लोग आज के समाज में जी रहे हैं, ठीक है। और क्या है, हमारे यहाँ धार्मिक कट्टरता जो है और सामाजिक कट्टरता, हम इस समाज के रहने वाले हैं, वो फला समाज के रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं हमारे समाज में, वर्तमान के समाज में। अब इतने जो भारतीय शिक्षित भारतीयों में ये जो गलत चीज़ें पाई जाती हैं, तो इन सब चीज़ों को किस तरीके से अब देखना है, ठीक है, कि इनको दूर करने के उपाय भी आप लोगों को बताने हैं, ठीक है। तो दूसरे पार्ट में आप लोगों को बताना है कि गलत कार्यों को ना किया जा सके, इसको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, किस तरीके से इन समस्याओं से हम दूर किया जा सकता है, उनके उपाय अब हम लोग देखेंगे। कि जैसे पहला पॉइंट है शिक्षा व्यवस्था को बढ़िया बनाना। अब इसका अर्थ क्या होता है कि जैसे जो हमारे यहाँ एक धर्म जाति के आधार पे जो लड़के
बंटवारा किया जाता है कि यह लड़का इस कास्ट का है, यह लड़का इस धर्म का है, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं लाई जानी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था जो होनी चाहिए, शिक्षा जो मूलभूत शिक्षा है, उसमें एक व्यवहारिक नैतिक शिक्षा को भी बताना चाहिए। जैसे एक स्कूल है, इस एक स्कूल में जो मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई किसी से भी जाति से बिलोंग करता हो, सबको एक साथ एक सौहार्द के माहौल में शिक्षा दी जानी चाहिए। किसी भी भेदभाव जैसी चीज़ को अपनाना ही नहीं चाहिए। और ये चीज़ें जब बचपन से विकसित होंगी लोगों के बीच में, तब बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और क्या है कि जब इन चीज़ों के बारे में जितने भी देश हैं, ठीक है, इनके बारे में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इनका प्रचार प्रसार सबसे पहले मीडिया, फिल्में और पुस्तकें के माध्यम से, अखबार जो समाचार पत्र होते हैं उनके माध्यम से संस्कृतियों के प्रति जानकारी दी जानी चाहिए लोगों को। कि जैसे हमारी मुस्लिम संस्कृति है तो ऐसे काम करती है, जो हमारी जैन संस्कृति है जो ऐसे काम करती है। तो जब संस्कृतियों, हिंदू संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, वो इस तरीके से काम करती है। तो जब संस्कृतियों की जानकारी हमें अच्छे तरीके से लोगों को दी जाएगी तो उस समय बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। और लोगों में जो एक मानसिक परिवर्तन है, एक व्यवहारिक परिवर्तन है, एक अभिवृत्ति परिवर्तन है। मेन चीज़ तो वही अभिवृत्ति की ही आती है कि जब आप किसी को देखकर, किसी वस्तु, धर्म, जाति, समुदाय के व्यक्ति को देखकर अपने रुख को अख्तियार करते हैं या अपने नज़रिए को बनाते हैं कि यह व्यक्ति इस तरीके से है तो अब मुझे ऐसे चलना है। ये क्या है? यह अभिवृत्ति है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अभिवृत्ति का परिवर्तन भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और करना क्या चाहिए कि एक लड़का और एक लड़की का जीवन, जैसे एक लोगों में ये बताना चाहिए, बच्चों में, कि जैसे बच्चों में, बड़ों में, कि जैसे आपको लगता है कि हाँ स्त्री का जीवन बहुत अच्छा है, तो आप एक दिन जी के देखिए ना। एक निम्न जाति का लड़का एक उच्च जाति के लड़के से कुछ बोलता है या उच्च जाति का लड़का निम्न जाति के लड़के से बोलता है, तो आप दोनों में सामंजस्य बिठाने के लिए क्या कर सकते हैं कि एक उच्च जाति के लड़कों को ये बोल सकते हैं कि आप एक दिन के लिए, एक महीने के लिए आप निम्न जाति के लड़का जिस तरीके से कार्य करता था, रहता था, उसी तरीके से आप अपना जीवन यापन करिए। या एक हिंदू धर्म का लड़का और एक मुस्लिम धर्म का लड़का, अगर दोनों में इंटरचेंज करा दीजिए, एक्सचेंज करा दीजिए कि मुस्लिम वाला हिंदू लड़के की तरीके से जीवन जिएगा और हिंदू वाला लड़का मुस्लिम लड़के की तरीके से जीवन जिएगा, तो अब यहाँ क्या होगा, अभिवृत्तियों का परिवर्तन होगा, ठीक है। दोनों का एटीट्यूड, देखने का नज़रिया, सारी चीज़ें, एक व्यवहारिक परिवर्तन आएगा जो कि बहुत ही ज़रूरी है एक अच्छे समाज के लिए, ठीक है। और क्या है कि जो चीज़ें हैं, जैसे कोई भी विषय वस्तु है, मुद्दे हैं, जो भी, चाहे जातिवाद हो, पूर्वाग्रह हो या गोरे काले का विभेद हो, धार्मिक कट्टरता हो, तो इनको तर्कों और उदाहरणों से परिवर्तित करना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। सही गलत के आधार पर ही इनका निर्णय लिया जाना चाहिए। और क्या है कि पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए, ठीक है, पूर्वाग्रह को दूर करना कैसे करेंगे, आप जागरूकता लाइए सभी को एक साथ। जैसे कोई सम्मेलन करा दिया गया, हर ज़िले में, हर एक क्षेत्र में एक सम्मेलन करना चाहिए जिसके माध्यम से लोगों के अंदर जो पूर्वाग्रह है कि हाँ यह व्यक्ति इस कास्ट का है या इस धर्म का है तो वह ऐसा ही होगा, ये उसका पूर्वाग्रह है, ठीक है। तो जब आप पहले से ही मन में ये बना लेते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा है तो फिर प्रॉब्लम खड़ी होने लगती है। और क्या है कि लास्ट पॉइंट है कि संविधान की जानकारी जो है, संविधान में हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं और जो हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, इन सारे अधिकारों को हमें लोगों को जानकारी देनी चाहिए, लोगों के बीच में समावेशी विकास को बढ़ावा देना चाहिए और एक देश की एकता, अखंडता और सौहार्द को बनाए रखने के लिए संविधान के अकॉर्डिंग चलने पर कहना चाहिए, ठीक है। और उसी तरीके से नैतिक मूल्यों को विकसित करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है और निष्कर्ष को और आप बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। और इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन पार्ट में एक एक कोटेशन डाल देते हैं इससे संबंधित, तो आपका उत्तर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है, ठीक है। और आपको करना क्या है कि ये पॉइंट्स मैंने दिए हैं, कुछ पॉइंट अगर आपने भी पढ़ा है, कहीं से पढ़ा है, समझा है, देखा है, तो उसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं इसमें,
ठीक है। यूज़ करने के बाद आप लोग बेहतरीन उत्तर लिखिए और लिखने के बाद आप लोग, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है तो इस पर आप लोग सेंड करिए, जिसको मैं पीसीएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को भेज देता हूँ। ठीक है। और दोस्तों आप लोग आंसर राइटिंग करना चालू कर दीजिए। जीएस का ग्रुप स्टार्ट हो चुका था, 20 दिसंबर से जीएस का ग्रुप चल रहा है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लोग ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करना चाहते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए, जो लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो लोग बिल्कुल प्रैक्टिस ज़रूर करिए। ठीक है, डेली डेली प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए और आज से ही स्टार्ट करिए, तुरंत अभी से ही वीडियो ख़त्म हो तुरंत आप लिखना स्टार्ट करिए। लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।